सर, मध्य प्रदेश में तो ऐसे मदरसे भी मिले हैं जहाँ पर हिंदू बच्चों के नाम रजिस्टर किए गए थे ताकि जो अनुदान मिलता है राज्य सरकार से वो मिल सके। बिल्कुल, हमें याद है अच्छी तरीके से कि हिंदू बच्चों का नाम डाल कर के जो इनको सिस्टम है, जैसे वही बात है, हमारे ही सिस्टम्स, हमारे रूल्स रेगुलेशन को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना। हिंदू बच्चों का नाम डाल करके आपने हमारे रूल्स और हमारे लॉस का दुरुपयोग करके अपनी जेबें भरी हैं। हमारे ही सिस्टम को छलनी करने के लिए आपने हमारे विश्वासघात किया है और हमारी पीठ में चाकू भोंका है। तो अगर पीठ में चाकू भोंका है तो फिर धारा 307 के अंतर्गत जेल भी जाइए और कुछ देर चक्की पीसिए, उसका भी आनंद लीजिए। इस तरीके का जो भ्रामक और आपराधिक कृत्य होता है उसमें जीरो टॉलरेंस होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपराध एक हुआ। आपने तो कहा कि नकली नोट छापे ये अपराध है, लेकिन मैं इस अपराध का दूसरा पहलू है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां। मैं इसको राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी मानता हूं। तो अंजू जी, इसमें केवल यही नहीं होना चाहिए, इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा, मैं तो ये भी चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सामान्य धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ यूएपीए और रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अवैध धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण, धोखे से धर्मांतरण करवाना, लव जिहाद, ये सब चीजें क्या वो जो एक पैटर्न है गजवाए हिंद का, क्या उसके हिस्से हैं? क्योंकि पीएफआई भी इस दिशा में काम कर रहा है और जब भी उनके यहाँ छापे पड़ते हैं तो ऐसा मटेरियल मिलता है। तो ये सब उसी दिशा में काम करें कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी तरीके से आबादी को बढ़ाया जाए, फिर क्लेम किया जाए गजवाए हिंद। गजवाए हिंद तो एक बहाना है। आप ये देखें कि ये इनके जो आपराधिक तत्व हैं वो कहाँ संतुष्ट हैं। वो शायद सीरिया में संतुष्ट हो या अफगानिस्तान में संतुष्ट, क्योंकि वहां असंतुष्ट हुए तो गला धड़ से अलग हो जाए, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये इंग्लैंड में है तो असंतुष्ट है, जर्मनी में असंतुष्ट है, लक्समबर्ग में असंतुष्ट है, अमेरिका में असंतुष्ट है, ये फ्रांस में असंतुष्ट है, ये जहां है वहीं पर असंतुष्ट है। ये वो अतृप्त लोग हैं कि जहां रहेंगे वहां से और वहां के शासन प्रशासन से असंतुष्ट रहेंगे। रहेंगे वहां बात करेंगे शरीयत की, जहां शरीयत है वहां जाना नहीं चाहेंगे। यहाँ तक कि सीरिया अफगानिस्तान वाले जो हैं उनसे कहते कि आप जाना चाहते हैं, कोई नहीं जाना चाहेगा, एक आदमी नहीं जाएगा। देखा कि यहाँ पर मार दीजिए लेकिन हम अफगानिस्तान सीरिया नहीं जाएंगे। लेकिन छाती पे मूंग दलना इनके मिजाज में आ चुका है। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद और बाहर जाकर के वहां पर ताना बाना, सामाजिक और अर्थव्यवस्था को चरमरा देना। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जर्मनी ने कर दी है कि इनके वोटिंग राइट्स, जॉब, वो सब खत्म कर दिए। केवल बेड एंड ब्रेड, दो चीजें देते हैं। तो इनको हर जगह जहां हो इनको बेड एंड ब्रेड दे दें। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे इनको 0/0 कर दें, क्योंकि ये शासन और टैक्सेशन सिस्टम को छलनी करने के लिए जो जाते हैं तो उनका गेम प्लान समाप्त होना चाहिए। अंजू जी, ये जाते ही हैं, जहां जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। आप भारत में ले लीजिए, करोड़ों करोड़ों नाजायज बांग्लादेशी नागरिक हैं। ऐसे कितने रोहिंग्या आकर के बस गए हैं। टैक्स एक पैसा नहीं, लाभ पूरा चाहिए। आप किसी अस्पताल में चली जाइए सरकारी, आपको यही दिखाई पड़ेंगे। बांग्लादेशी रोहिंग्या सारी मुफ्त की दवा यही लेकर के पटा जाते हैं। बाकी जो भारतीय हैं उनका नंबर कभी पड़ता ही नहीं इलाज में या दवाओं के, ये सब बांग्लादेशी खा जाते हैं। सड़कों के और किनारे, स्टेशनों पर ये जा करके मठ और ये सब बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते हैं, मज़ार बना लेते हैं, उससे कमाई का जरिया बनाते हैं, ज़मीन का अतिक्रमण करते हैं। और एक तो जो आजकल वायरल हो रहा है कि पहले सुनसान जगह पे एक हरी चादर डाल दो, हरी चादर के बाद 4 ईंटें लगा दो, 4 ईंटें के बाद 5-7 दिन में 16 ईंटें लगा दो, फिर 64 ईंटें लगा दो। उसके बाद तो घर मज़ार बन गए। उसके बाद तो बृहस्पति और जुमेरात के दिन फिर कव्वाली शुरू होगी, लोगों को पानी फूंक के दिया जाएगा, ताबीज़ और गड्ढे दिए जाएंगे, उपचार दिया जाएगा, ऊपरी हवा का जो है इलाज दिया जाएगा और सौतन का इलाज किया जाएगा, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनको बच्चों का फार्मूला दिया जाएगा। तो फिर एक दूसरा दवा खाना, शिफा खाना शुरू हो जाता है। तो काम धंधे, वैसे तो ये हराम है, लेकिन यहाँ पर जब बैठेंगे तो वो हलाल हो जाएगा, वो जायज़ हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें मौका परस्ती जो दिखाई पड़ रही है अंजू जी, वो इसीलिए है। डेमोग्राफिक चेंज, गजवाए हिंद, कन्वर्शंस, ज़मीन हड़पना। आप कहीं भी देखिए, अब जैसे रेल जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, जनसंख्या जिहाद है। आप इनको देख लीजिए कि हर चीज़ पे जैसे कब्जा करने की बेकरारी। लाउड स्पीकर बजाएंगे तो ऐसा क्या ज़रूरत है बजाने की, जिससे कि वायुमंडल पे कब्जा, वायुमंडल जिहाद।
जिस जगह पे चाहेंगे वो कब्जा करने की नाजायज कोशिश करेंगे। तो अंजू जी, अब तो पहले तो हम लोग जानते नहीं थे ये कुत्सित विचारधारा, अब जब एक्सपोज हो गए हैं तब कोई टॉलरेंस नहीं कर सकता है। आप शिमला की जो संजौली मस्जिद है उसकी एक मिसाल ले लीजिए। सबसे ज्यादा भारत का शांति प्रिय प्रांत कौन सा? हिमाचल। हिमाचल में शिमला में आ जाइए, अरे भाई मस्जिद बन जाती है, कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी और इसीलिए वो मस्जिद चलती रही। 2010 से जब शुरू होता है तो ये बताया जाता है कि एक मंजिली मस्जिद की शायद इमारत इजाजत ली गई थी, वो भी जायज थी कि नाजायज थी ये कोई नहीं जानता है। लेकिन 2010 में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फिर बीजेपी की आई, आज फिर कांग्रेस के। मैं दोनों पार्टीज को दोषी मानता हूं क्योंकि इन्होंने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। और तो और ये समाधान चाहते तो कर सकते थे, जो एक मंजिली थी वो शायद 5 मंजिली हो गई। जनता का आक्रोश ऐसा फूटा, मुझे तो नहीं याद है कि हिमाचल में इस तरह का जो उग्र आंदोलन मैंने कभी सुना भी हो कि हिमाचल में हुआ। हिमाचल तो सबसे शांत नहीं हुआ होगा। बिल्कुल इतना सही कह रहे हैं। इकट्ठा होना और जनसमूह के ऊपर पुलिस और पैरामिलिट्री का बल प्रयोग करना। वहां के मंत्री जी विद्वान आए थे, विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह का बयान था कि हमने बहुत कर लिया, हमने केवल वाटर कैनन, वो ठीक है, जनता का अधिकार है शांति प्रिय आंदोलन करना। आपने ऐसे अवसर ही क्यों दे कि जनता सड़कों पे उतर आई? जनता तो जनता, वहां की जो संस्कारी और जो पूजनीय महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर। ऐसा कभी आपने अंधेर दिखा था कि हिमाचल प्रदेश की बच्चियां और महिलाएं सड़कों पे उतर आए? आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां की मातृशक्ति बिल्कुल सड़कों पे उतर आई और आपने उनके ऊपर टीयर गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। और इसके बाद भी आपकी बेशर्मी यह है कि आप कहते हैं कि सरकार ने बहुत किया। आप अगर चाहते तो इसका समाधान कर सकते थे, लेकिन आपने किया है ना आप करेंगे। आप जानते हैं कि मस्जिद जो है पूरी तरीके से नाजायज है, और चूंकि नाजायज है आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप उसको नाजायज कहें, क्योंकि नाजायज कहेंगे तो आपको प्रशासनिक कार्रवाई करनी होगी। आप चाहते थे तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका समाधान 3 वर्किंग डे में करा सकते थे। तो 3 वर्किंग डे तो छोड़ दीजिए, आपने तो कोशिश ये की कि ये अनिश्चित काल तक इसके ऊपर कोई निर्णय न हो और दशकों दशकों तक ये विवाद चलता रहे, क्योंकि ये आपको सूट करता है। आप नहीं चाहते हैं कि इसका समाधान दिखाएं, क्योंकि समाधान अगर न्यायोचित होगा तो ये मस्जिद नाजायज है, 4 मंजिलें, आप कम से कम मिनिमम एक्शन जो प्रशासनिक होगा कि जो 4 नाजायज तल्ले हैं वो नाजायज हैं, उनके बारे में आपको निर्णय लेना होगा। निर्णय लेने का जी सर यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि एक कमल गौतम नाम का सरकारी कर्मचारी था, उसकी पहल पर ये मामला सामने आया। उसने 2 आरटीआई डाली थी और उस आरटीआई में हिमाचल सरकार ने खुद कहा है कि ये पूरी तरह से अवैध है, एक तला भी इसका वैध नहीं है, ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है। और फिर उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसको गिरफ्तार तक कर लिया गया था कि उसने खुलासा क्यों किया। जब उसने खुलासा किया उसके बाद लोगों को पता चला कि ये तो अवैध है, तो अब हिमाचल सरकार तो फंस गई। खुद ही आरटीआई में जानकारी दी है कि अवैध है और खुद ही कार्रवाई नहीं कर रही है, और फिर उनके मंत्री ये कहते हैं कि अगर अवैध होगी तो गिरा दिया जाएगा। तो अवैध तो आपने आरटीआई में जानकारी दी है ना कि अवैध है, तो अवैध ही हुई। जब आरटीआई में ही आपने कह दिया कि अवैध है, तब तो अवैध ही है, क्योंकि जो उपलब्ध अभिलेख है उसके आधार पर आपने आरटीआई का उत्तर दिया। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई तो ये देखिए, निर्लज्जता तो ये देखिए कि कमल गौतम को ही आपने बर्खास्त करके जेल भेज दिया, उसकी नौकरी छीन ली। उसकी क्या गलती थी कि सच्चाई जग जाहिर कर दी, तो अपनी गलती न मान करके आप अपनी खुन्नस और अपना फ्रस्ट्रेशन कमल गौतम पर उतार रहे हैं। अरे लानत है आप ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर और शासन तंत्र के ऊपर जो एक बेगुनाह के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहा। अंजू जी, सर वही तो समझने वाली बात है कि अगर ये अवैध है तो उसे गिराया जाना चाहिए था। और बुधवार को जितने लोग सड़कों पर उतरे थे सर, वो अपने आप में वाकई हिमाचल में कभी ऐसा होता नहीं है। इससे पता चलता है कि लोगों का कितना गुस्सा है। और सर, और फिर ये वोट बैंक की राजनीति है सर। वहां पर पहले शुरुआत में 19 लोग आए थे जो रजिस्टर्ड है, और अब 1900 हो गए हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिद है, भवन बना हुआ है, उनको कोई आपत्ति नहीं, कोई रह रहा है रहे, लेकिन वहां तो भीड़ की भीड़ आ जाती है जुम्मे के दिन।
और फिर आसपास के लोगों को वहां चलना मुश्किल हो जाता है, वहां पर नमाज पढ़ी जाती है और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो लोग शक की नजर से देखते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो सर राज्य का सब्जेक्ट है ना। संजौली मस्जिद अपने में ही जिहाद का जीता जगता मिसाल है। इसमें भूमि विवाद, जनसंख्या जिहाद, भूमि जिहाद और शोर जिहाद और सारे जिहाद का समावेश ये संजौली मस्जिद है। आपने तो कहा था 19 लोगों को परमिट मिला था, आ गए 1900, ये सैकड़ों लोग आ गए, आसपास उनका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो आप चाहते क्या थे? आप चाहते थे कि वो ला करके यहाँ बसाएं और आपने बसा दिया। अब जब जुमे के दिन नमाज होती तो हमने तो महिलाओं को खुल करके कहा कि ये आरोप लगाते हुए कि छेड़खानी करते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, फफ्तियाँ कसते हैं और वहाँ पे जाकर के जो इनकी खिड़कियाँ खुलती हैं, जो आसपास के अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ये ताक झांक करते हैं और अशोभनीय कृत्य करते हैं। तो ये तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं अंजू जी। और ये बढ़ते 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 जनाक्रोश इतना बढ़ गया कि एक शांति प्रिय हिमाचली लोगों को, जो पहाड़ के रहने वाले पवित्र लोग हैं, वो भी सड़कों पे उतर करके आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। अरे कुछ भी शर्म रह गई हो तो कम से कम इसका समाधान तो दे सकते हो। समाधान तो दूर, कमल गौतम जिसने आरटीआई डाला यही उसकी एक गलती थी, तो आपने उसको सेवा से बर्खास्त करके जेल भेज दिया। क्या गलती थी उसकी? और सर हिमाचल भी एक बॉर्डर स्टेट है, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। आप देखो ना, उत्तराखंड भी एक बॉर्डर स्टेट है। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत ही इनको टारगेट किया जा रहा है। मदरसे बन जाते हैं, मजार बना दी जाती है, मस्जिद बन जाती है। वरना आप दूर से आकर सर कोई शख्स वहां पर क्यों रहेगा? क्या इंटरेस्ट है उसका वहां रहने में? कौन उसको फंडिंग कर रहा है? ये इमारत खड़े होने में भी तो सर पैसा लगा होगा ना। किसने पैसा दिया होगा इतनी बड़ी मस्जिद वहां पर बनाने का? आपने जैसे उमर गौतम के केस में देखा था, ऐसे कॉज के लिए फंडिंग खूब आ जाती है। उमर गौतम को भी मिली, इस मस्जिद को भी मिली। और बॉर्डर के स्टेट होने के नाते आईएसआई इसकी फंडिंग करता है। आप इंडो नेपाल ले लीजिए, इंडो उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तराखंड चाइना ले लीजिए, हर जगह आईएसआई ने नाजायज मदरसे बना करके डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की, जिससे कि आईएसआई ऑपरेशंस आसान हो जाए। और काफ़ी हद तक आईएसआई कामयाब भी हो गई और हम सोते रहे।